नमस्कार, ऑप्टिक्स के इस लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि वेव्स क्या होती हैं, वेव्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि वेव्स के एडिशन का क्या मतलब है, सुपरपोजिशन का क्या मतलब है या इंटरफेरेंस का क्या मतलब है। आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले से देखते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ऐसा क्या नया बदलाव किया कि इस एक्सपेरिमेंट को ऑप्टिक्स की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की जर्नी में एक माइलस्टोन समझा जाता है। 1801 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। 1801 से पहले हम लाइट को रे समझते थे और 1801 के बाद हम लाइट को वेव समझने लगे। जब हम रे समझते थे तो मान लीजिए एक कार्डबोर्ड में 2 होल कर दिए गए हैं और सामने एक स्क्रीन रख दी गई है। कहने का मतलब है एक आपका इस तरह का कार्डबोर्ड है, उसमें 2 छेद कर दिए गए हैं और उसके पीछे से यदि लाइट डाली जाए तो स्क्रीन पर कैसा पैटर्न बनेगा हमें ये देखना है। अगर यहाँ से हम लाइट को इंसिडेंट कराएं तो हमारी कॉमन सेंस बताती है कि लाइट रे स्ट्रेट ट्रेवल करेगी तो यहाँ पर आपका डार्क स्पॉट्स बनेंगे और बाकी बचा हुआ रीजन आपका शैडो रीजन कहलाएगा, जहाँ पर कोई लाइट नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या देखा गया कि जब आपने इस तरीके से इस डबल स्लिट पर लाइट डाली तो स्क्रीन पर ऐसा पैटर्न न बनके अल्टरनेट डार्क और ब्राइट स्पॉट्स का पैटर्न बना। एक पैटर्न डार्क, एक ब्राइट स्पॉट, एक डार्क स्पॉट, एक ब्राइट स्पॉट, एक डार्क स्पॉट, इस तरह का पैटर्न बना। अगर लाइट को मैं वेव मानूं, रे न मानूं, तो मैं इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंटल को ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो नया एक मॉडल प्रपोज किया गया कि लाइट रे नहीं बल्कि एक वेव है, उस हाइपोथेसिस से, उस प्रपोजल से हम इसको एक्सप्लेन कर पाए और यहां से मान्यता बनी कि लाइट एक वेव है ना कि रे। तो बेसिक आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यही है। इसको फर्दर हम इस लेक्चर में बहुत डिटेल में समझेंगे, पर आपको ये हमेशा याद रखना है कि 1801 में किए गया ये एक्सपेरिमेंट एक माइलस्टोन की तरह बिहेव करता है, जिसके बाद ऑप्टिक्स का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हमने ये तो मान लिया कि लाइट एक वेव है। लाइट वेव तो है, पर वो किस प्रकार की वेव है। वेव हमने पहले बात की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है, आपकी मटेरियल वेव भी होती है। मटेरियल वेव में हमने वाटर वेव को स्टडी किया, जिसमें कि पानी के पार्टिकल्स अपने मीन लेवल से ऊपर नीचे उठ जाते हैं और एक ऐसी वेव बनती है जो हमें आगे की तरफ चलती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है वो a sin kx माइनस ओमेगा टी, इस तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है जिसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है, अगर हम किसी x लोकेशन पर, इस लोकेशन पर और किसी गिवन टाइम t पर इस पार्टिकल की मीन पोजीशन से डिस्टरबेंस निकालना चाहें तो हम x और t जब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो मेरा y निकल के आ जाएगा। ये तो हमने मटेरियल वेव के बारे में डिस्कस किया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मटेरियल वेव से कैसे डिफरेंट होती है वो समझते हैं। यहाँ पर भी एक वेव है जो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर हर पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है अपनी पोजीशन पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई पार्टिकल तो नहीं होता, लेकिन किसी एक गिवन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती या बढ़ती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये लोकेशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, फिर इतनी हो गई और बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई, फिर वापस घटना शुरू हुई, 0 हुई, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर
ऐसे ऑसिलेट करती है, वहां पार्टिकल ऑसिलेट करता था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑसिलेट करती है। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, तो जो वेव फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके की वेव, जैसा कि आपकी वाटर वेव बनी थी। यहां पर हम इस वेव को देख नहीं सकते, यहां पर इसको वेव को हम आराम से देख पाते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक बात और है, अगर वेव इस साइड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है जो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा तो उसकी वेव ऐसे बनेगी, इस तरीके से। लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू इज मच मच लेसर देन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूज करते हैं। और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखूं तो वो भी कुछ इस तरीके की होगी, y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t। बस अंतर यहां पर ये है, यहां पर y रिप्रेजेंट कर रहा था वाटर पार्टिकल के मीन पोजीशन से डिस्टरबेंस को, यहां पर y रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। जैसे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, इस पे इतनी है। अगर मैं x और टाइम t इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो जो आउटपुट y आता है वो यहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट और टाइम t पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देता है। यहां पर वो पार्टिकल की मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता था। यहां डिस्प्लेसमेंट था, और यहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको आउटपुट में मिलता है। तो चूंकि आपका वाटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जैसा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक जैसा है, तो जो सारी मैथमेटिक्स हमने मटेरियल वेव, वाटर वेव के लिए डिस्कस की थी, उसको हम आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने पहले समझा कि रे और वेव में क्या अंतर है, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है ये समझा, और अब हम देख रहे हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरीके से है। एक आपके कार्डबोर्ड में 2 छेद कर दिए गए हैं, सामने एक स्क्रीन रखी गई है, उस स्क्रीन का इस कार्डबोर्ड से डिस्टेंस d है, और जो 2 स्लिट की गई हैं उनका आपस की जो दूरी है, सेंटर्स की दूरी, वो d है। इसके सेंटर में एक सोर्स रखा गया है लाइट का S, जिससे इन दोनों स्लिट्स पर लाइट इंसिडेंट होती है, और उसके बाद वो लाइट इस स्क्रीन पर एक अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न बनाती है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। ये आपका सेटअप है पूरा YDSC का। अब इसको फर्दर स्टडी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या है। ह्यूजेंस प्रिंसिपल वैसे तो आपको 12th क्लास में कराया जाता है, अगर आपको याद नहीं है तो उसको मैं 2 मिनट में एक बार ब्रीफ कर देता हूं। ह्यूजेंस प्रिंसिपल में ये बताया जाता है, मान लीजिए कि एक तालाब में हमने पत्थर डाला, उस पत्थर से वेव्स जनरेट होंगी जिसके मैक्सिमा और मिनिमा इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होंगे। ये सारे वेव फ्रंट है, हमने किसी एक वेव फ्रंट को इसको चूज कर लिया, इस वेव फ्रंट को। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल की 2 बातें हैं। पहली बात, ह्यूजेंस प्रिंसिपल बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। क्या मतलब हुआ इस बात का कि वेव फ्रंट के हर पॉइंट एक सेकेंडरी डिस्टरबेंस के सोर्स के तरह काम करता है। इसका मतलब आप ऐसा मानिए कि इस पूरे सर्कल पर आपने पत्थर डाल दिए हैं, और पत्थर डालने से क्या होगा, वेव जनरेट होंगी।
तो आप दोबारा से मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं, आप उसको पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। यहां ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो ये वेव जनरेट करेगा इस तरीके से, हर पॉइंट आपकी वेव जनरेट करेगा। ये फर्स्ट पॉइंट था, क्या? एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? टेंजेंट टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स, जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के कारण वेवलेट्स जनरेट हुई, ये वाली वेवलेट्स, टेंजेंट टू सेकेंडरी वेवलेट्स गिव्स अस लोकेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। अगर उन सब सब सेकेंडरी वेवलेट्स के मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो मुझे एक वेव फ्रंट की नई लोकेशन को देती है। तो ये दो बातें आपकी ह्यूजेंस प्रिंसिपल में बताई गई हैं। अब इस ह्यूजन प्रिंसिपल का हम YDSC में कैसे यूज करेंगे? अगर लाइट का सोर्स S है, इसका मतलब ऐसा मानो कि आप तालाब में एक पत्थर डाला गया है, तो वो सर्कुलर वेव्स आपकी जनरेट करेगा। पीछे भी होंगी लेकिन इस साइड हमारे काम आने वाली है, हम उसी को ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरीके से जनरेट होंगी। ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है? किसी भी वेव फ्रंट, हमने इसको चूज कर लिया, किसी भी वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी डिस्टरबेंस के सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करेगा। इस पॉइंट पर जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगी वो आगे ट्रेवल करेंगी और बाकी वाली ब्लॉक हो जाएंगी उस ओपेक पोर्शन के कारण। तो यहां से जो इस तरीके से वेव जनरेट होंगी वो आगे ट्रेवल करेंगी, इसी तरीके से यहां से जनरेट होंगी वो भी आगे ट्रेवल करेंगी। तो इस तरीके से आगे ट्रेवल करते करते यहां पहुंचेंगी। ये उसी तरह की बात हो गई। अब जैसे कि आपने तालाब में दो पत्थर डाले थे और दो पत्थर डालने से आपकी दो वेव्स जनरेट हुई थी, आपने किसी एक रैंडम पॉइंट P पर उन दोनों का एडिशन देखा था। तो ऐड करने पर ऐसा भी हो रहा था कि वो दोनों वेव्स का मैक्सिमम मैच कर जाए और आपका एम्पलीट्यूड डबल हो जाए, और ऐसा भी हो रहा था कि एम्पलीट्यूड कैंसिल कर जाए, तो दोनों कैंसिल आउट भी कर रहे थे। तो इस तरीके से इस ह्यूजेंस प्रिंसिपल का हम यूज कर रहे हैं YDSE में। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात और समझ लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। यह भी अक्सर एग्जामिनर वाइवा में पूछ लेता है। कोहेरेंट सोर्स, यहां पर देखिए लाइट के दो सोर्स बन गए, पहले एक था, बाद में दो सोर्स S1 और S2, दो सोर्स बन गए। अगर ये दोनों सोर्स कोहेरेंट हैं तो इस बात का क्या मतलब है? आप यहां पर दो बात हमेशा याद रखिए। अगर दो सोर्सेस कोहेरेंट हैं तो उनका वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और उनके बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कांस्टेंट होगा। आप एक बात देखिए, जब हम वाटर वेव्स को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था तालाब में जो दो पत्थर हमने डाले हैं वो बिल्कुल सेम वेट के हैं, सेम शेप साइज के हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें जो वेव जनरेट करनी थी वो दोनों बिल्कुल सेम तरह की होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा जो वेव्स की इक्वेशन हमने लिखी थी, A sin kx माइनस ओमेगा टी, और y2 भी हमने A sin kx माइनस ओमेगा टी, बस यहां पर फेज डिफरेंस हो सकता है। तो आपका k भी सेम था, k किस पे डिपेंड होता है? वेवलेंथ पे, और ओमेगा भी सेम था जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। अगर आप जानना चाहेंगे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है ओमेगा के साथ,
तो हम टाइम पीरियड का लिख देते हैं। टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा और फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, तो ये हो गया ω/2π। तो कहने का मतलब है दो अगर वेव्स जनरेट हो रही हैं और दोनों का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी यदि सेम है और उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर दोनों ने सेम पाथ ट्रेवल किया है तो इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 रहेगा, कांस्टेंट है 0 भी, तो आपकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए और फेज डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? आपने लास्ट केस में डिस्कस किया जब हमने किया तो y1 और y2 को जब हम ऐड करते हैं तो अगर ये वाली चीजें सेम हैं तो उनको ऐड करना आसान है, मैथमेटिकली आसान भी है, और जब सेम है तभी वैसा एक्सप्रेशन बन रहा है जो फाइनल हमने इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, I = 4I0 cos² φ। उसमें हमने इस बात को पहले माना था कि दोनों वेव्स का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तब ये इंटेंसिटी का ऐसा फॉर्मूला निकल के आया था। और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं बनता तो हम अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते थे। इसका मतलब अगर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बननी है तो आपकी सोर्सेज को कोहेरेंट होना पड़ेगा। ये आपकी मेन बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है। बहुत सारे प्रैक्टिकल वाइवा में एग्जामिनर पूछता है कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, तो आप उसका ये जवाब देंगे। कोहेरेंट सोर्स हमने डिस्कस कर लिया, ह्यूजेंस प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा स्क्रीन पर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न बन रहा है उसका कारण क्या है। तो आप यदि पिछली क्लास के लास्ट टॉपिक को देखेंगे, इंटेंसिटी को, तो वहां पे आपने देखा होगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन के आता है I = 4I0 cos² φ/2। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके यहां पर जो आपका पैटर्न बन रहा है अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, हम उसको डिस्कस करेंगे। आप यहां पर एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब ये बताइए जो S1 और S2 से वेव्स पहुंचेंगे इस पॉइंट P पर, उनके बीच कोई पाथ डिफरेंस होगा क्या? नहीं होगा। पाथ डिफरेंस इसलिए नहीं क्योंकि इसने यहां तक पाथ चला, इसने भी इतना ही चला, पाथ डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा। फाई विल बी 0, cos 0 is 1, इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज 4I0। इसका मतलब यहां पर आपका एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, ठीक है। इसके बाद जब आप P पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे तो S1P और S2P के बीच में पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अगर पाथ डिफरेंस आ जाएगा तो फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस अब 0 से, जो फाई आपका पहले 0 था उससे वो पाई की तरफ बढ़ेगा। कहने का मतलब जब ये पॉइंट आपका आगे मूव करेगा तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, और पाथ डिफरेंस बढ़ेगा तो फेज डिफरेंस बढ़ेगा। तो हम ऐसे पॉइंट पर चले गए पाथ डिफरेंस को बढ़ाते बढ़ाते जहां पे फेज डिफरेंस पाई हो गया। अगर फेज डिफरेंस पाई हो गया, यहां पाई पुट करोगे तो π/2 हो गया, और cos π/2 आपका 0 होता है, मतलब इंटेंसिटी इस पॉइंट पे 0 होगी। आप इस पॉइंट को और ऊपर लेके जा रहे हैं, और ऊपर लेकर गए तो आपका पाथ डिफरेंस और बढ़ जाएगा। अगर पाथ डिफरेंस और बढ़ जाएगा तो फेज डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते मान लीजिए फेज डिफरेंस आपका हो गया 2π। अब आप 2π यहां पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2π/2 पाई हो जाएगा, cos π -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1। तो यहां पर इंटेंसिटी फिर से क्या हो गई, I = 4I0। आप और आगे चले जाओ 3π पे, 3π पे आपको वापस इंटेंसिटी 0 मिलेगी। तो आप ध्यान से देखो,
इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 4I0 थी, इस पर 0 हो गई, मतलब घटते, यहाँ पे इंटेंसिटी का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसा होगा कि P पॉइंट पर इंटेंसिटी ज़्यादा थी और इस पॉइंट पर आते आते 0 हो गई, फिर इस पॉइंट पर वापस आएगी तो मैक्सिमम हो जाएगी, फिर इस पॉइंट पर 0 हो जाएगी। इस तरीके से आपकी इंटेंसिटी ऐसी होती है। इस इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी जहां पे ज्यादा वहां ब्राइट स्पॉट, यहां मैक्सिमम ब्राइट होगा, धीरे 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 डार्क की तरफ बढ़ेगा, यहां पे कंप्लीट डार्क हो जाएगा। ये लाइन आपकी डार्क की है, ये डॉट आपकी ब्राइट की है, ये डार्क, ये आपका ब्राइट, ये आपका डार्क। तो हमने रीजन समझा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपका अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस क्यों बनते हैं। अगर आपको इस इक्वेशन का मैथमेटिक्स देखना है, I = 4I0 cos square 5/2, तो आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिए कि इंटेंसिटी आपका ये जो डिस्टेंस रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, जितना यहां है उतना यहां रहेगा, फिर आगे मतलब अल्टर 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स और 2 कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब YDSC एक्सपेरिमेंट में लास्ट टॉपिक बचा है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है? फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है आपका किन्हीं भी 2 ब्राइट स्पॉट्स के बीच का डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स और 2 कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट्स, इनके बीच के डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ बीटा बोलते हैं। अब हमें निकालना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि बीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो इस डायग्राम को मैं दोबारा इस साइड बना रहा हूं एक बार। ये पॉइंट आपका S था, ये आपके 2 सोर्स बन गए S1 और S2। यहां से हम किसी रैंडम पॉइंट P पर इन वेव्स को ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने पिछले केस में किया था, 2 पत्थर तालाब में डाले थे और किसी रैंडम पॉइंट्स पर इन दोनों वेव्स के कारण डिस्टरबेंस को ऐड कर रहे थे। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है ये हमारा nth ब्राइट स्पॉट है। nth ब्राइट स्पॉट का मतलब क्या हुआ, यहां पर अल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट स्पॉट्स होंगे, तो ये nth ब्राइट स्पॉट है और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं सेंट्रल लाइन से xn, क्योंकि ये nth ब्राइट स्पॉट है इसलिए इसका डिस्टेंस xn मान लिया। ये हमारा डिस्टेंस d हमें ऑलरेडी पता है, कैपिटल D, और ये हमारा डिस्टेंस जो 2 स्लिट्स के बीच है ये स्मॉल d है। अब यदि P पॉइंट पर nth ब्राइट स्पॉट बन रहा है तो जो पाथ डिफरेंस है आपका जो पाथ डिफरेंस है लैम्डा या डेल्टा x, वो हो जाएगा S2P माइनस S1P। और यदि वो ब्राइट स्पॉट है तो पाथ डिफरेंस शुड बी n लैम्डा। ये आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को स्टडी करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, तो वहां से यही आता है। अगर 2 वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो उनके मैक्सिमा एक साथ कोइंसाइड करते हैं और उनके एम्पलीट्यूड्स डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं और आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जिससे ब्राइट स्पॉट बनता है। तो ये हमारी मेन कंडीशन है पाथ डिफरेंस की, इसको हम आगे यूज करेंगे। निकालना है हमें S2P माइनस S1P
लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए निकाल रहे हैं S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर। S2P को जब आप निकालेंगे यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, तो आप एक ट्रायंगल कंसीडर करिए। ये ट्रायंगल आपकी, यहां पर S2P निकालना है तो आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे। आपका ये D है तो ये D/2 होगा, ये डिस्टेंस आपका D/2 होगा। तो आप कहेंगे कि मेरा ये कंप्लीट जो है ये P से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस xn प्लस D/2 है। तो xn प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये किस चीज की वैल्यू आ गई? S2P स्क्वायर की। सिमिलरली S1P की वैल्यू निकालेंगे। S1P का स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा xn में से ये आपका D/2 है, इसको घटा दो तो आपका ये हो जाएगा माइनस, ये आपका बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए आप, फिर आपका हो जाएगा xn माइनस D/2 का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये आपका S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा S2P माइनस S1P इंटू S1P प्लस S2P। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और जब आप इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तो आप ध्यान से देखें, चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर xn का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 प्लस 2ab हो जाएगा आपका xd और साथ में प्लस D स्क्वायर। ये फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करी हमने। सेकंड ब्रैकेट क्या है? सेकंड ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस D स्क्वायर। जब आप इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो आपका ये टर्म यहां से कट जाएगा, ये टर्म यहां से कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ के 2xd हो जाएंगे और आपका D स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपका S2P माइनस S1P हो जाता है 2xd, 2x स्मॉल d अपॉन S1P प्लस S2P। ये आपका S2P माइनस S1P पाथ डिफरेंस निकल के आ गया। यहां पर हम एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे, वो अप्रोक्सीमेशन है x एंड स्मॉल d आर मच मच लेसर देन d। कहने का मतलब क्या है? ये आपका x बहुत स्मॉल है इस d की तुलना में और स्मॉल d भी बहुत ही स्मॉल है। इस अप्रोक्सीमेशन को समझने के लिए आप ये मान सकते हैं, ये मान लीजिए दो स्लिट हैं आपके, d बहुत छोटा है एज कंपेयर टू d जहां पर स्क्रीन रखी हुई है, और ये आपकी दो स्लिट्स हैं ऐसे इस टाइप से। अगर ये d की तुलना में बहुत छोटा है और जो x है वो भी d की तुलना में बहुत छोटा है, तो क्या होगा? यहां से जो S1P और S2P है, अगर d बहुत बड़ा है तो S1P S2P विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू d। तो आप इस टर्म को 2d लिख सकते हो। तो पाथ ये किसके बराबर है? ये है आपका पाथ डिफरेंस के बराबर। डेल्टा x विल बी इक्वल टू 2xd बाय 2 कैपिटल D, 2 से 2 कट गया, ये आ गया x इंटू d। और ये किसके बराबर होगा? अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इट विल बी इक्वल टू n लैम्डा। x d बाय d विल बी इक्वल टू n लैम्डा। यहां पर आप
जो ये x था, बल्कि x यहाँ पे हमने माना ये xn है, बल्कि x की जगह आप xn लिख लीजिए, क्योंकि ऊपर भी हम xn यूज करते आ रहे थे, यहाँ पे xn आएगा हर जगह, तो यहाँ भी आप xn लिख सकते हैं। xn इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल D। इस इक्वेशन को हल्का सा आप रीअरेंज करेंगे तो यू विल फाइंड xn, distance of nth bright spot from central line will be equal to n d lambda by d. This is distance of nth bright spot. अब n प्लस 1th ब्राइट स्पॉट भी होगा, अगर यहाँ पे nth है तो ऊपर कहीं n प्लस 1 भी होगा, तो n प्लस 1th ब्राइट स्पॉट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप n की जगह n प्लस 1 पुट कर दो तो यहां भी n प्लस 1 आ जाएगा, बिकॉज दीज थ्री टर्म्स आर कांस्टेंट। ये आपका आ गया डिस्टेंस ऑफ n प्लस 1th ब्राइट स्पॉट एंड nth ब्राइट स्पॉट। अब आपको अगर फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स के बीच का डिस्टेंस आप लेंगे तो ब्राइट आपकी फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। तो बीटा विल बी इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, और यहां पर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो फ्रिंज विड्थ कम्स आउट टू बी लैम्डा डी बाय डी। ये आपके फ्रिंज विड्थ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, पहले में वेव्स, सेकंड में एडिशन ऑफ वेव्स, और थर्ड में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो हमने यहाँ पे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस लिखी हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो आपको आगे का कोर्स समझ में नहीं आएगा। तो 4th लेक्चर देखने से पहले जो पहले 3 बेसिक लेक्चर्स हैं आप उनको जरूर देखिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्दर लेक्चर्स। सो आई होप कि आपको ये तीनों लेक्चर समझ में आए होंगे, और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल के उस डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।